ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, समास। समास हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, समास से क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं समास को पहचानने में। तो समास को आज मैं ट्रिक के जरिए कराऊंगी, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी समास को पहचानने में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो लास्ट तक देखने में ही समझ में आएगा। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं समास क्या है। समास क्या है। तो समास संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो पहले आप इसी को जान लीजिए, क्वेश्चन क्या है। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास। तो सबसे पहले आप परिभाषा भी याद रखिएगा। परिभाषा में देखिए, कभी कभी एग्जाम में देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो या दो से अधिक शब्द जब दिया रहेगा तो आप समास पे टिक करिएगा। लेकिन यहीं पे जब दे दिया जाएगा दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर संबंध जब बोल दिया जाएगा तो आप संधि पे टिक करिएगा। क्योंकि जब दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर संबंध मतलब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, संधि बनता है। लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। तो आप समास के 6 भेद हैं, कौन कौन से हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। लेकिन कभी कभी आपको नाम दिमाग में नहीं रहता है और कितने भेद हैं ये भी आप भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक के जरिए आप हमेशा याद रखेंगे कि समास के कितने भेद हैं और समास के कितने भेद हैं, और समास का नाम भी हमेशा याद रहेगा। द्वंद्वी अब तक। तो द्व से आपका द्वंद्व समास हुआ, द्वि से आपका द्विगु समास हुआ, अ से आपका हुआ अव्ययीभाव समास, ब से हुआ आपका बहुब्रीहि समास, त से आपका हुआ तत्पुरुष समास, और क से हो गया आपका कर्मधारय समास। तो द्वंद्वी अब तक में अगर इसको कितने हो रहे हैं इसके वर्ण, अगर अलग अलग करने पे 6 वर्ण हो रहे हैं, मतलब 6 भेद हैं। कितने भेद हैं समास के? 6। और दो अलग अलग वर्णों से आप समास का नाम भी याद रख पाएंगे। द्व से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप ये ट्रिक हमेशा याद रहेगा, ट्रिक को दिमाग में याद रख लीजिए, जिससे आपको हमेशा समास के भेद और समास के नाम हमेशा याद रहेंगे। तो ये ट्रिक आप लोग दिमाग में रख लीजिए। द्वंद्वी अब तक 2-3 बार बोलेंगे, दिमाग में रहेगा, भूलेगा नहीं। अब अगला चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, देखिए समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो आपको जो कोई भी समास है उसका परिभाषा जरूर याद रख लेना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं कौन सा समास कहलाता है। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको अगर याद रहेगा तो आप टिक कर देंगे द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, तो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। तो आप ये परिभाषा तो याद रखिएगा जरूर। अब ट्रिक के जरिए हम ये समझा पाएंगे कि आपको समास को पहचानने में असुविधा नहीं होगी। अब ट्रिक क्या है? द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, मतलब इसमें हाइफन होता है बीच में से। और द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी लोप होता है। जैसे अगर हम लोग समास का विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी? और विभक्ति आएगी। जैसे माता और पिता, माता पिता दिया है, माता पिता दिया है, इसका विग्रह करने पे क्या हो रहा है? माता और पिता। कौन सी विभक्ति आई? और। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अब देखिए, केवल आप लोग हाइफन से मत जो इसमें योजक चिन्ह दिया है हाइफन, इससे मत समझ लीजिएगा कि द्वंद्व समास है, क्योंकि कभी कभी अव्ययीभाव में भी हाइफन दिया रहता है। रात और रात। तो आप एग्जाम में टिक लगा के आएंगे द्वंद्व समास, जबकि ये क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे जब दोनों पद क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे, तब द्वंद्व समास होता है। और सेम रहता है तो क्या होता है? द्वंद्व समास नहीं होता है। तो ये कौन सा क्या होता है आपका? अव्ययीभाव समास होता है। जैसे राधा कृष्ण, भाई बहन, विपरीत है ना। पाप और पुण्य एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। सुख दुख विपरीत है, और बीच में हाइफन है, आपका योजक चिन्ह है, और विभक्ति आ रहा है विग्रह करने पर। लेकिन इसमें तो और विभक्ति नहीं आ रहा है ना, तो कौन सा हो गया आपका? द्वंद्व समास है। आशा करती हूँ कि आपका द्वंद्व समास वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्या वाचक हो द्विगु समास कहलाता है। मतलब 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें पहला पूर्व पद आपका क्या होगा? संख्या होगा। इसमें संख्या की क्या होती है? प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में नवरत्न, और नवरत्न में अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? नव और रत्न।
क्या बनेगा, नवरत्न, अलग करने पे। तो पहला पद हुआ और रत्न क्या हो गया, दूसरा पद। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, तो 9 हो गया आपका संख्या, 9 मतलब 9। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, तो सप्त 7, 7 क्या हो गया, संख्या हो गया। त्रिभुवन, त्रि से 3, 3 भुवनों का समूह, तो त्रि आपका क्या हो गया, संख्या हुआ, जो कि द्विगु समास है। सत मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, तो सत क्या हो गया, 7, तो 7 क्या है आपका संख्यावाचक। तो इसको समझने में आपको कोई भी सुविधा नहीं होगी, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, संख्या होता है। अब संख्या के जरिए समझ पाएंगे कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें विशेषता या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और जो कि दूसरे पद की क्या कहलाता है, क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, तो यहाँ मिर्च की विशेषता बता रहा है कैसा, काली, काली यहाँ पे क्या हुआ, विशेषण। नील कमल, कमल कैसा है, नीला, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है कैसा, कमल नीला है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, तो यहाँ पे चंद्रमुखी कर्मधारय समास है। तो विग्रह करने पे और ऐसे भी आप समझ जाएंगे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है। अव्यय मतलब जैसे जिस शब्द में, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, उपसर्ग मतलब जिसमें आगे उपसर्ग लगा रहता है, तो अव्ययभाव समास कहलाता है। उपसर्ग प्रत्यय तो आप जानती हैं, जिस शब्द के आगे जो शब्द के आगे लगा रहता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जो शब्द के पीछे लगा होता है, वो जो शब्द के पीछे होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ यथा स्थान, स्थान के आगे क्या जुड़ा है, यथा, तो यथा क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग रहता है तो क्या कहलाता है, अव्यय, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जीवन, जीवन के आगे क्या जुड़ा, आ क्या है, उपसर्ग है, तो क्या हो गया आपका आजीवन मतलब जीवन भर, तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन, दिन के आगे क्या जुड़ा, प्रति क्या हो गया आपका उपसर्ग, तो प्रत्येक दिन, तो ये क्या हुआ आपका अव्ययी भाव समास। समय के आगे क्या जुड़ा, यथा, यथा उपसर्ग है, तो आपका ये हो गया अव्ययी भाव समास। विग्रह भी पूछ लेता है कभी कभी, यथा समय का भी समासी विग्रह क्या होगा, समय के अनुसार। यथा संभव का समासी विग्रह क्या होगा, स्थान के अनुसार। तो आप लोग विग्रह भी दिमाग में रखिएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे दिया है रात रात, अब रात रात आपको एग्जाम में पूछ लेगा तो आप तो सोचेंगे कि इसमें बीच में योजक चिन्ह दिया है, योजक चिन्ह दिया होगा तो द्वंद्व समास होगा, जबकि द्वंद्व समास नहीं है। जब सेम चीज़ रहता है तो अव्ययी भाव समास होता है। दिन दिन अयोजक है, तो ये विलोम तो है नहीं, एक दूसरे से विपरीत तो है नहीं, सेम है, तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके, दशानन। अब देखिए दशानन में कोई भी आपको अर्थ, दोनों पद में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दशानन, 10 मुख है जिसके, जिनके, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन 10 मुख किसके हैं, रावण के। तो यहाँ पे एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा समास होगा ये, बहुब्रीहि समास। नीलाकंठ है जिनका, तो नीलाकंठ है जिसका, तो ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन नीलाकंठ किसका है, शिव जी का। तो यहाँ पे शिव जी क्या है, तीसरा अर्थ का बोध करा रहा है, तो शिव जी क्या हो गया, तीसरा अर्थ का बोध करा रहा है। तो जिसमें दोनों पदों के माध्यम से हम लोग तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वही क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, तो इससे तो कोई मतलब नहीं आया समझ में, लेकिन अगर लंबा है उधर जिसका, तो लंबा उधर किसका है, गणेश जी, तो गणेश जी यहाँ तीसरे अर्थ का बोध होता है। तो ये कौन सा समास कहलाया आपका, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। अब गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। गिरी को धारण कौन करता है, श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या है, तीसरा मतलब अर्थ बन के यहाँ पे निकल आ रहा है। अब आपको सबसे लास्ट वाला समास तत्पुरुष समास के बारे में बताते हैं। अब बहुत से लोगों को तत्पुरुष समास में ही कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष को समास को हम लोग ट्रिक के जरिए समझेंगे। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अब तत्पुरुष समास के एग्जाम में भी पूछा था तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। कर्म,
तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जो कारक होते हैं उसी के हिसाब से तत्पुरुष होता है। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदाय कारक और अधिकरण कारक। तो उसी के हिसाब से तत्पुरुष 6 है। अब कर्म तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, देखिए हम लोग कारक पढ़े हैं, तो कारक में कर्म में कौन सी विभक्ति का किसका होता है? कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आया ना, तो कर्म में क्या आया? को। जिस समास का विग्रह करने पे को आता है तो कौन सा समास कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ पे मतदाता, मत को देने वाला, जब विग्रह करने पे क्या आया? को आया। को किस में होता है? कर्म में होता है। कर्म को, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। गिरह को काटने वाला, तो को आया ना, को किस में होता है? कर्म तत्पुरुष में, कर्म कारक में होता है। तो यहाँ पे को का लोप रहता है। विग्रह करने पे आप समझ पाएंगे कौन सा तत्पुरुष है। अब करण तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो ऐसे होता है ना, आप करण कारक पर पढ़े होंगे। तो करण तत्पुरुष जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। करण कारक चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? करण कारक में किसी में क्या होता है? से। देखिए, से संप्रदान से करण में भी होता है, अपादान में भी होता है, लेकिन करण में साधन के रूप में होता है, अपादान में अलगाव के रूप में होता है। तो यहाँ पे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुंह से मांगा, गुणों से हीन, तो यहाँ पे अलगाव का तो बोध नहीं हो रहा है ना, तो ये कौन सा तत्पुरुष हुआ? करण तत्पुरुष हुआ। संप्रदान तत्पुरुष जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए। जैसे विग्रह करने पर हथकड़ी, हथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो क्या आया? विग्रह करने पे के लिए का लोप है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। और अपादान तत्पुरुष के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें भी से का क्या होता है? लोप होता है, लेकिन यहाँ अलगाव का बोध होता है। जैसे धन से हीन, मतलब धन उसके हाथ से चला गया, वो खत्म हो गया, यहाँ पे अलगाव का बोध हो गया। भय से भी, जन्म से अंधा, मतलब जन्म से अंधा है, मतलब आँख उसका है ही नहीं, अलग है, आँख उसके पास है ही नहीं, तो यहाँ पे जन्म से अंधा। तो ये क्या हो गया? आपका अपादान तत्पुरुष हुआ। संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का बोध होता है। संबंध कारक मतलब का, के, की। संबंध में तो यही होता है ना, का, के, की। को मत करिएगा, को किस में होता है? कर्म में। तो को नहीं, का, के, की। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो इसमें का, के, की, को आया ना, तो का, के, की किस में होता है? संबंध बताता है, तो संबंध तत्पुरुष हुआ। अधिकरण तत्पुरुष देख लीजिए, जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह हो। अधिकरण कारक में क्या होता है आपका? में पर। क्या होता है? में पर। विग्रह करने पे में पर आए तो कौन सा तत्पुरुष कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। नीति, निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पे में और पर आया, में पर आया, तो इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि अधिकरण हो, ऐसे नहीं दिया रहेगा अधिकरण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष ही दिया रहेगा, लेकिन आप विग्रह करने पे समझ जाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष हो रहा है, चाहे अपादान हो चाहे करण तत्पुरुष हो, कोई भी तत्पुरुष हो, वहाँ पे ऑप्शन तत्पुरुष रहेगा तो आप तत्पुरुष पे टिक कर दीजिएगा। अब ये हो गया आपका सारे तत्पुरुष। तो आप कारक के हिसाब से तत्पुरुष समास की पहचान कर पाएंगे। अगर आपको कारक पता होगा तो तत्पुरुष की पहचान कर पाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं देख लीजिए। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजन शब्द का लोप होता है, मतलब ये संयोजक हाइफन होता है, तो द्वंद्व समास में होता है। और पूर्व पद संख्यावाची शब्द हैं, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, आपको बताए हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे नवरत्न, सप्तदीप, ये सब क्या है? द्विगु समास है। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या है? कभी कभी शब्द को देख के उसका समासिक विग्रह पूछा जाता है, तो यथास्थान का समासिक विग्रह क्या होगा? यह स्थान के अनुसार। क्या होगा? स्थान के अनुसार। जन्मांध शब्द क्या है? जन्मांध शब्द क्या है? देखिए जन्मांध शब्द यहाँ पे दे दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कौन सा समास है। तो अभी मैंने पढ़ा जन्मांध मतलब, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। जन्म से अंधा से आ रहा है, से आ रहा है मतलब अपादान, से आ रहा है मतलब अपादान। तो
अपादान तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष हुआ? अपादान तत्पुरुष हुआ। तो यहाँ आपको अपादान नहीं लिखा है, तत्पुरुष तो है ना, आपको तत्पुरुष का भेद तो है ना, तो यहाँ पे आप तत्पुरुष में टिक कर दीजिएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब आपको पता है कि दो पद रहेंगे लेकिन दोनों पद से कोई मतलब नहीं होगा, उससे एक तीसरा अर्थ निकल के आएगा, तो क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, 10 है जिसके 10 आनन है जिसके, और दशानन हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला कंठ किसका है? शिव जी का है। और दशानन रावण, तो ये तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। तो उम्मीद है आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा और आपको समाज के बारे में अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके, आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।